गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ यूपी बोर्ड साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। कितने भी क्वेश्चन देखेंगे बेटा? 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में, और वो भी कितने बेटा? 30। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से फंसेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। यानी कि इनमें से जो समीकरण लिखने, कौन सा ऐसा समीकरण है जो असंतुलित है। क्या है बेटा? असंतुलित। असंतुलित क्या होता है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये भी समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता बेटा। ये एरो होता है। इस एरो के आगे के साइड जितनी भी चीजें होंगी इनको हम बोलते हैं बेटा उत्पाद। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद। और जितनी भी चीजें इसके पीछे होंगी बेटा इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक। तो अगर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के अणुओं की संख्या समान है, दोनों के अणुओं की संख्या क्या है बेटा? समान है, तो हम बोलते हैं कि वो है अभिक्रिया हमारी संतुलित है। जैसे पहले रिएक्शन देखिए, 2H इधर है, 2H इधर है, 2Cl इधर है, 2Cl इधर है, तो ये संतुलित है। हमसे सवाल में पूछा गया है कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो आगे देखिए, अगला इधर देखिए, PB1 अब ये जो बेटा ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होता है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो N2 है तो N2 देख लीजिए, एक N यह है और यहाँ N कितने? 2, और इधर N कितने हैं? 1। तो अगर एक भी ऐसा तत्व मिल गया जो संतुलित नहीं है तो पूरी की पूरी अभिक्रिया हम बोल देंगे कि असंतुलित है। तो यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी। दूसरी बात, जैसे ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको आगे का कोई भी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें केवल एक ही आंसर करेक्ट होता है। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन मिल जाए कि ये हमारा करेक्ट है तो आगे चेक नहीं करना। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया असंतुलित है या संतुलित नहीं है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है। यानी कि खाना बनाने में जो पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG सिलेंडर कहते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित होती है? प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, एथेन। तो याद रखना बेटा, खाना बनाने में जो पेट्रोलियम गैस होती है उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन उपस्थित होता है बेटा। उसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है बेटा? ब्यूटेन उपस्थित होता है। इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन उपस्थित होता है। नेक्स्ट बेटा, अगला कह रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर। जब आप द्रवित सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, ध्यान समझिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? NaCl। जब इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो NaCl हमारा टूट जाता है बेटा Na+ और Cl- में। तो आपसे कह रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है। सोडियम धातु कहाँ पर मुक्त होती है बेटा? एनोड पर। अगला ऑप्शन कह रहा है सोडियम धातु का ऑक्सीकरण होता है। अगला कह रहा है सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है। और अगला कह रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो देखिए एक बात याद रखिए बेटा, जब भी आप किसी पदार्थ का वैद्युत अपघटन कराते हैं बेटा, क्या कराते हैं? वैद्युत अपघटन। ध्यान समझिए बेटा, आप किसी भी पदार्थ का जब भी क्या कराते हैं बेटा? वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो क्या होता है? उस पदार्थ के कुछ धन आयन होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा? ऋण आयन होते हैं। धन आयन हमेशा कैथोड के पास जाएगा बेटा। किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। और ऋण आयन हमेशा किसके पास जाएगा बेटा? एनोड के पास जाएगा। इस लाइन को आप याद रखिए, किसी भी पदार्थ का वैद्युत अपघटन कराने पर वह पदार्थ दो तरह के आयनों में टूट जाता है। कितने तरह के बेटा? दो तरह के आयनों में टूट जाता है। एक होता है धन आयन और एक क्या होता है बेटा? ऋण आयन। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। ठीक है, धन आयन हमेशा कैथोड में जाएगा, ऋण आयन कहाँ जाएगा? एनोड पे। अब सवाल में हमसे कहा है बेटा सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराना है, तो सोडियम क्लोराइड हमेशा टूटेगा बेटा
Na+ और Cl- में। तो Na हमेशा कहा जाएगा बेटा कैथोड पर, और Cl गैस कहाँ जाएगी, एनोड पर। तो एनोड पर Cl जाएगी तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी बेटा, Cl2 गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस के रूप में कहाँ से निकलेगी, एनोड से। पहला ऑप्शन कह रहा है सोडियम डाइऑक्साइड एनोड पर मुक्त होगी, गलत। सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, गलत। कैथोड पर हमेशा बेटा क्या होता है, अपचयन, इसको भी याद रखना। और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो जब सोडियम एनोड पर जा ही नहीं रहा तो उसका ऑक्सीकरण भी नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसका कुछ नहीं होगा, गलत है, वो टूटेगा। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी। हाँ देखिए, क्लोरीन ऋण आयन है, क्लोरीन क्या है बेटा, ऋण आयन, ऋण आयन जाएगा एनोड पर, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, अभिक्रिया 2PbO प्लस सी में 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। तो यहाँ PbO का ऑक्सीकृत हो रहा है, सी का अवकरण हो रहा है, PbO का अवकरण हो रहा है, सी का ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा, जिससे ऑक्सीजन जुड़े। ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा, जिससे ऑक्सीजन निकले, जिससे ऑक्सीजन क्या हो, निकले। और अवकरण किसका होता है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें बेटा ऑक्सीजन निकले। अब ध्यान समझिए, यहां पर दो चीजें होती हैं। जहां ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो बेटा, जुड़े, वो होता है हमारा बेटा अवकरण। क्या होता है बेटा, अवकरण। और जहां पर ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन का हो बेटा, निकले, वो होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। ये बात याद रखिए। अगर हमारा बेटा ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सीकारक है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे बोलेंगे अवकरण है। उसे क्या बोलेंगे बेटा, अवकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। अब देखिए, पीबीओ ऑक्सीकृत हो रहा है ना, पीबीओ से क्या हो रहा है बेटा, पीबीओ से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है। और अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। उसको क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकारक। तो ये बोल रहा है पीबीओ का ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत अलग होता है, अवकरण, जिसका अवकरण होगा उसका हमेशा ऑक्सीकर, उसका ऑक्सीकरण होता है। जिसका अवकरण होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो ऑक्सीकारक होगा उसका हमेशा बेटा अपचयन होता है। ये बात याद रखना। जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका अवकरण होगा, और उस अवकरण को बोलते क्या है, ऑक्सीकारक उसका होगा। वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। जहां पर ऑक्सीजन निकले वह हमारा ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, और अपक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अपक्रिया होगी। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन, पीबीओ ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं, पीबीओ ऑक्सीकृत नहीं हो रहा, अपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन अगर निकले तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है। कार्बन का अवकरण हो रहा है, हाँ, कार्बन का अवकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन में CO2 जुड़ा है। यहाँ कार्बन है, कार्बन में क्या जुड़ रहा है, O2। अब देखिए, अगर O2 जुड़े तो उसको क्या कहते हैं, अवकरण। तो कार्बन का अवकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है, प्रकाश का अपघटन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा प्रकाश का अवशोषण होता है बेटा, हमेशा प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। इस बात को याद रखना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा प्रकाश का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। हमेशा प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है बेटा,
जो टूट रहा हो, जो टूट रहा हो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं, जो ना टूटे उसे क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिसमें अभिकारकों की संख्या कम हो और उत्पादों की संख्या ज्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। जैसे पहला, इधर अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, उत्पाद की संख्या ज्यादा होना अपघटन है, ये अपघटन है पहले में। दूसरे में देखिए, अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, अगर उत्पादों की संख्या ज्यादा है तो उसे अपघटन कहेंगे, तो ये भी अपघटन है। शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अपक्रिया होती है। अब इसमें देखिए, इसमें अभिकारक दो हैं, एक सीयू है एक O2 है, एक सीयू है एक O2 है, और उत्पाद केवल एक है। जबकि अपघटन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें उत्पाद ज्यादा हो, ये उल्टा है, इसमें अभिकारक ज्यादा है उत्पाद कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में, कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कली चूना और उसमें अगर हमने पानी मिला दिया है, जल मिला दिया है, तो उनके बीच जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कौन सा संबंध सहित है। इसके इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सही है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती, सही है। जब भी आप चूना के पानी में पानी डालते हैं तो गर्म हो जाता है, यानी कि पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह प्रक्रिया ऊष्मा छेपी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही तो ऊष्मा छेपी होगी होगी। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में बेटा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। चूने के पानी में जल डाल रहे हैं, हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्या नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि कली चूना में जल डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, गलत है। जब भी आप कली चूना में पानी डालेंगे तो वहां से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वहां से क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको लिख देता हूँ, कली चूना बोलते हैं बेटा CaO को, और जैसे ही इसमें हमने पानी को डाला तो यहां से बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, इसको वो नाम होता है कली चूना, कली चूना। और इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, जल। जैसे ही कली चूना में जल डालेंगे तो वहां से बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जबकि ये क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है बेटा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा जा रहा है। एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, या HCl पाया जाता है। तो याद रखना बेटा, सिरके में हमेशा बेटा जो पाया जाता है अम्ल उसका नाम होता है एस्टिक अम्ल। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है बेटा, एस्टिक अम्ल होता है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए वो क्या कह रहा है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। देखिए अगर हम लोग बंधों की बात करें बेटा, तो आपको दो तरह के बंध आपको पढ़ने हैं केवल। एक बंध होते हैं आयनिक बंध, कौन से होते हैं बेटा, आयनिक बंध। और एक होते हैं सहसंयोजक बंध। एक होता है बेटा आयनिक बंध और एक होता है सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा। आयनिक बंध हमेशा बनते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, जबकि सहसंयोजक बंध हमेशा बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा, साझेदारी के द्वारा। याद रखिए बेटा, आयनिक बंध हमेशा बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, और सहसंयोजक बंध हमेशा बनेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। उसे क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का IUPAC नाम है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन का नाम होता है 8 और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, तो इसका एथाइन। ठीक है, एसेटिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। एथेन, एथीन, एथाइन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनों की त्याग और ग्रहण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है? देखिए, त्यागना और ग्रहण करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और मैंने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है बेटा? आयनिक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है बेटा? आयनिक बंध बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सह संयोजक, आयनिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल है, तो याद रखना बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14। ये लर्निंग वाला सवाल है, इसको हमेशा याद रखिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रोपेनाल का क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनाल क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कौन सा है? CHO। प्रोपेनॉल में हमेशा जो क्रियात्मक समूह लगा होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह किसका नाम होता है बेटा? CHO का। ये कौन सा OH क्या है बेटा? एल्कोहल है, और COH को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम इसको एल्डिहाइड, और CHO का नाम क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक, तो याद रखना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन का वह रूप जो काला लेड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कार्बन को के किस रूप को काला लेड कहते हैं? तो ग्रेफाइड। कार्बन का ग्रेफाइड जो होता है इसे काला लेड के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइड, हीरा और ग्रेफाइड दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बन के अपर रूप हीरा भी है, ग्रेफाइड भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है बेटा, अमलगम किसी एक धातु और का मिश्रण होता है। कि अमलगम क्या होता है? धातु तथा मरकरी के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज, मरकरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धातु और मरकरी के मिश्रण को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? अमलगम नाम देते हैं। धातु और मरकरी के मिश्रण को हम लोग नाम देते हैं अमलगम। क्या नाम देते हैं बेटा? अमलगम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। भर्जन प्रक्रिया है। देखिए, हमारे पास दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है भर्जन और एक होती है निष्ठापन बेटा, इनको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे सिलेबस में बेटा दो रिएक्शन प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं निष्ठापन और एक होता है बेटा भर्जन। निष्ठापन का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जो वायु की उपस्थिति में ना हो, वायु की उपस्थिति में ना हो, और भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में हो, वायु की उपस्थिति में हो। निस्तापन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में ना हो, और भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में हो। तो आपका देखिए, अब ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। भर्जन प्रक्रिया है, भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को ठंडा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा 18 नंबर, निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को ठंडा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। और निस्तापन में क्या होता है बेटा? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि भर्जन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है बेटा। अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, यानी कि जो अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, अमलगम कहते हैं। याद रखिए बेटा, अयस्क के साथ जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? गैंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में कम सक्रिय धातुएं पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में, मूल अवस्था में, संयुक्त तथा मूल अवस्था दोनों में, इनमें से कोई नहीं।
याद रखना बेटा, प्रकृति में जो कम सक्रिय धातुएं होती है वो हमेशा किस अवस्था में मिलती है बेटा? मूल अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है बेटा? मूल अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। खाद के डिब्बे, खाद के डिब्बे जो कि टिन धातु के बनाए जाते हैं, जस्ते के नहीं, क्यों? जो खाद पदार्थों को भरने के लिए डिब्बे बनाए जाते हैं वो टिन के बनते हैं, जबकि जस्ते के क्यों नहीं बनाए जाते? जस्ता टिन से महंगा होता है, क्योंकि जो जस्ता है वो महंगा आता है टिन से, ऐसा कोई रीजन नहीं है। जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, गलत है ये भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जस्ता टिन से अधिक सक्रिय, हाँ, क्योंकि जो जस्ता है वो टिन से भी ज्यादा क्रियाशील है, वो तुरंत खाद्य पदार्थ से क्रिया करके उनको क्या कर देता है बेटा? खराब कर देता है। इसलिए जस्टे के हम लोग डिब्बे नहीं बनाते हैं। डिब्बे हम खाद्य पदार्थों को बनने के लिए किसके बने? रेड टिन, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 22 22 कह रहा है बेटा कि मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होगा। अगर हम मेथिल ऑरेंज विलयन को अम्लीय माध्यम में रख दें तो उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी, नीला, पीला, लाल। तो याद रखना बेटा, मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में लाल होता है। मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है बेटा? लाल होता है। लाल होता है, कैसा होता है? लाल। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोहे के टुकड़े को कॉपर विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है, यह क्रिया कहलाती है। अब देखिए, लोहे के टुकड़े को यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाल दिया। किसके विलयन में डाल दिया बेटा? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। तो यहां से बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो इस अपक्रिया का नाम होता है विस्थापन अपक्रिया। क्या नाम होता है बेटा? विस्थापन अपक्रिया। जब कोई एक धातु किसी दूसरी धातु के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर दे या हटा दे और स्वयं का विलयन बना ले, तो ऐसी अपक्रियाओं का नाम होता है विस्थापन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, या आयरन क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस। अगला ऑप्शन कह रहा है बेटा जल तथा लवण, कोई अपक्रिया नहीं होती। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में क्या डाल रहे? लोहे के टुकड़े डाल दिए। मैंने बताया था किसी भी धातु को अगर अम्ल में डालते हो तो वहां से एक गैस बनती है हाइड्रोजन, तथा जो आप लोहे का टुकड़ा या धातु डालते हैं उसका आपका क्या बन जाता है? लवण। तो जब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो HCl Fe से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा तथा FeCl2। इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? फेरस क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड को हम लोग फेरस क्लोराइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए, जो प्लास्टिक थैलियां होती है उसमें आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो याद रखिए, आलू के चिप्स की थैलियों में हम लोग कौन सी गैस भरते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या होता है? कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसका साधारण नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना बेटा, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या होता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 27, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया, ये सभी। तो याद रखिए, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। लोहे में जंग लगना कौन सी अपक्रिया बेटा? एक ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। नेक्स्ट, पेयजल को कीटाणु रहित करने में उपयोग होता है। पेयजल जो है बेटा उसको कीटाणु रहित करने के लिए उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, फिटकरी, या चूना पत्थर। तो याद रखना, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण को डालते हैं। उसमें हम बेटा किसको डालते हैं? विरंजक चूर्ण को डालते हैं। नेक्स्ट, दीवारों पर सफेदी करने में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? दीवारें जो होती हैं उनको सफेद करने के लिए हम लोग कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट,
ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, दीवारों में सफेदी करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हैं उनको हम लोग ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे बेटा, 30 क्वेश्चन थे। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में इसी पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन फंसेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।